आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। भारत को समंदर का सिकंदर बनाने वाली तैयारियों की अब हम बात करते हैं। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के मकसद से पिछले 10 साल में बहुत कुछ किया गया है। बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब इसके आगे भारत एक बहुत बड़ी पहल करने वाला है। हिंद महासागर में भारत अपना नया नेवी बेस शुरू करने जा रहा है। आईएनएस जटायु नाम के इस ग्रैंड नेवी बेस पर दुनिया की नजर है। इसकी शुरुआत भारत के दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिए की जा रही है। आईएनएस जटायु की लॉन्चिंग भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। इंडियन नेवी का दायरा काफी बढ़ जाएगा। इसे लेकर दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सर्किल है उसमें बहुत हलचल है। अब ये आईएनएस जटायु क्या है, इसको जानने से पहले देश की जो समुद्री सुरक्षा का दायरा होता है उसको समझते हैं और उसकी अहमियत को जानते हैं। आज की तारीख में युद्ध में नौसेना बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बहुत अहम मानी जाती है। इसका दायरा काफी बड़ा होता है। एक साथ कई देशों के सुरक्षा दायरे से इंटरकनेक्ट करता है। नौसेना की ताकत देश की सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। सामरिक महत्व के साथ साथ इसका व्यापारिक महत्व भी होता है। कार्गो शिप की सेफ मूवमेंट देश की आर्थिक सेहत के लिए और देश पर भरोसे के लिए जरूरी होती है। भारत के लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है। भारत एक प्रायद्वीप देश है, पेनिनसुला कहते हैं, यानी कि 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर आप हिमालय की तरफ खड़ा होते हैं तो बाईं तरफ अरब महासागर, दाईं तरफ हिंद महासागर। उत्तर पश्चिम में यूं कह सकते हैं कि आप अरब सागर। भारत की जो तटीय सीमा है, कोस्टल, वो 7,516 किलोमीटर की है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा रखते हैं। भारतीय नौसेना के सुरक्षा दायरे में तट से, यहां समझिएगा, कोस्ट से लेकर के 22 किलोमीटर तक, एग्जैक्टली मैं कहूं तो 22.22 किलोमीटर, यह समुद्री क्षेत्र आता है। इसे हम टेरिटोरियल सी बॉर्डर यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इस पर नौसेना का पूरा अधिकार होता है 22 किलोमीटर तक। इसमें घुसपैठ करने पर सेना बिना किसी परमिशन के कड़ी कार्रवाई कर सकती है या फिर चेतावनी देकर के वापस जाने को कह सकती है। इसके आगे 44.44 किलोमीटर वाली समुद्री सीमा में सीमा शुल्क, साफ सफाई और कारोबार करने का अधिकार भारत के पास है। 22.5 किलोमीटर नेवी, 44.5 किलोमीटर मानकर चलिए, वो फिर आपके पास है। इसके आगे 370 किलोमीटर वाली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं उसको, वो होती है। इसमें 3 तरह के काम कर सकते हैं। यहां भारत नए द्वीपों को बना सकता है, किसी भी तरह का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकता है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का, गैस, ऑयल वगैरह वगैरह का पूरा उपयोग भारत कर सकता है। भारत की सीमा में सभी विदेशी जहाज और सबमरीन घुस तो सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें इनोसेंट पैसेज का भरोसा दिलाना होगा। यानी कि बताना होता है कि युद्धपोत, सबमरीन या व्यापारिक जहाज भारत के लिए भी किसी तरह का खतरा नहीं है। समुद्री सीमा से जुड़े ये नियम सभी देशों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो ये हमारा जो बॉर्डर का बाइफर्केशन है कि कितना 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 अधिकार, कितना अधिकार, कितना अधिकार, ये रहा। पाकिस्तान और चीन भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए लगातार बड़ी चुनौती बने रहते हैं। चीन ने अपना मकड़जाल पाकिस्तान की समुद्री सीमा से लेकर श्रीलंका तक फैला रखा है। अब चीन के चक्कर में मालदीव फंस गया है। चीन के जहाज मालदीव पहुंचने लगे हैं। चीन ने मालदीव में
आइलैंड अपने पास रख ले लिए और वहां उसने नेवल बेस बना लिए। इस खतरे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भांप चुके हैं, इसीलिए तैयारी तेज है। नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे में बहुत ही मजबूती से संदेश दिया कि लक्षद्वीप को एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। और यह बात मालदीव को चुभ गई। मालदीव वैसे तो भारत से दूर नीचे है, श्रीलंका के भी नीचे, लेकिन वहां की राजनीति में उठापटक मच गई। भारत में भी इसका विरोध हुआ जो वहां से कहा गया, और भारत मालदीव की दूरी जो बढ़ी, इसका असर मालदीव की राजनीति में भी देखा जा सकता है। आज भी एक बड़ा मुद्दा है। आप सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के विकास की बात की तो मालदीव को मिर्ची लग गई, लेकिन अब जो भारत करने जा रहा है, सोचिए क्या होगा। आईएनएस जटायु के उद्घाटन की खबर मालदीव के साथ साथ पाकिस्तान और चीन को कितना परेशान कर रही होगी। भारत अपनी पश्चिमी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए आईएनएस जटायु की कमीशनिंग करने जा रहा है। यह समुद्र में तैरने वाले वॉरशिप की तरह नहीं है, यह जमीन पर बना हुआ नेवल बेस है। इसे लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनाया गया है, और यह मिनिकॉय लक्षद्वीप के द्वीपों की जो श्रृंखला है उसमें सबसे आखिरी द्वीप है। अगर केरल से आप देखेंगे तो उसकी दूरी 400 किलोमीटर है, और मालदीव के जो आइलैंड्स हैं उससे 500 किलोमीटर, अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो 524 किलोमीटर। इसकी लोकेशन हिंद महासागर क्षेत्र में ही इंडियन नेवी को मजबूती देने वाली है। अरब सागर भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है। 6 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में आईएनएस जटायु को नौसैनिक टुकड़ी में शामिल करने की तैयारी है। इस खास मौके पर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी मौजूद रहेंगे। नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का भी आयोजन होना है। विमान वाहक युद्धपोत से उड़ान भरने और दूसरे पर उतरने जैसे कई ऑपरेशन भी किए जाएंगे। एक तरह से यह पूरा आयोजन भारत की नौसेना की बढ़ी हुई ताकत को दुनिया के सामने रखेगा। आईएनएस जटायु एक नेवल बेस है जो मिनिकॉय लक्षद्वीप आइलैंड में सेटअप किया जा रहा है। इसको नेवी पार्लांस में, नेवल भाषा में स्टोन फ्रिगेट भी कहते हैं। ये शिप पानी में जाने वाला शिप नहीं है, ये जो सतह पर बना हुआ एक बिल्डिंग है जहाँ पे आईएनएस जटायु बेस एक बन रहा है। और ये बेस की नींव और या इसका सोच बहुत सालों से चल रहा है, क्योंकि उस एरिया में पायरेसी और ड्रग का आदान प्रदान काफ़ी उस एरिया में काफ़ी हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द ये आइलैंड मिनिकॉय आइलैंड है। और यहाँ पे ये बेस बनाना नेवी ऑपरेशंस के लिए ही नहीं, अपना जो आर्थिक रिक्वायरमेंट है उसका भी पूरा ध्यान रख करके ये बेस बनाया गया है। आईएनएस जटायु एक फुल फ्लेजेड नेवी बेस की तरह होगा। यहां पर MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को भी तैनात करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अगाडी द्वीप में भी हवाई अड्डा डेवलप किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स यहां से फाइटर जेट्स को संचालित करेगी, यानी कि यहां से ऑपरेट करेगी। आईएनएस जटायु तटीय द्वीपों में भारतीय नौसेना की जो मूवमेंट है और कनेक्टिविटी, इन दोनों को बढ़ाने का काम करेगा। आईएनएस जटायु की लोकेशन, इसकी सैन्य क्षमता, नौसेना की ताकत इस इलाके में कई गुना बढ़ा देगा। समुद्री सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे इस समुद्री क्षेत्र में दुश्मनों की सैन्य और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी नजर रखने में मदद मिलेगी। नेवी का यह बेस अंडमान में बनाए गए आईएनएस बाज की तरह होगा। आपको बता दूं कि पूर्वी क्षेत्र में
अगर भारत का नक्शा आप देखते हैं तो अंडमान निकोबार की तरफ जाते हैं आप, तो अंडमान में पहले से ऐसी व्यवस्था है जहां लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट को हैंडल किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में पहली बार नेवी अपना बेस बना रही है। अब आप यूं समझिए कि केरल ये है, तो केरल से नीचे लक्षद्वीप के आखिरी आइलैंड पर हमारा अगर नेवल बेस है, तो अगर कोई भी फाइटर जेट चलता है चाइना का साउथ की तरफ से, यानी कि मालदीव्स के आइलैंड से, तो हिंदुस्तान पहुंचने से 500-400 किलोमीटर पहले उसको आप टारगेट कर सकते हैं। उस पूरे इलाके में आपकी एयरफोर्स और नेवी एक साथ एक्टिव हो सकती है। यह फर्क है और यह बड़ी शुरुआत है। भारत का यह पश्चिमी समुद्री क्षेत्र कारोबारी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। ज़्यादातर कार्गो शिप इधर से ही गुजरते हैं। इसके साथ ही इस इलाके में पायरेसी और ड्रग्स माफिया बहुत सक्रिय रहते हैं। आईएनएस जटायु इन सब को नाथने और सब पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत हथियार की तरह काम करेगा। तो आईएनएस जटायु जो मिनिकॉय में बनाया गया है, अभी एक नेवल एयर स्टेशन बनाया गया है, जो बाद में हमारी एयरफोर्स के साथ एयर स्टेशन भी वहाँ बनेगा। तो इससे हमारी आउटरीच बढ़ेगी। मालदीव से 120 किलोमीटर पर उसके नज़दीकी आइलैंड से अवस्थित है ये। तो अरबियन सी में हमारा एक बहुत बड़ा इससे रोल बनने वाला है। आईएनएस जटायु जैसा नाम, एयर से विजिलेंस, जटायु रामायण के समय की जो ईगल पक्षी, जो दशरथ के मित्र, तो फ्रेंडशिप फॉर नेबरिंग कंट्रीज, ये भी हमारा एक मैसेज जाता है एक बड़ा। तो प्रेजेंट सिचुएशन में, ग्लोबल साउथ में, इंडो पैसिफिक सिचुएशंस में, या आप रेड सी में जो देख रहे हैं, इन सब को देखते हुए ये जरूरी है कि भारतीय नौसेना अपनी गतिविधियों का संचालन आइलैंड्स के थ्रू भी करे, ताकि हमारी रीच बढ़े और हमारी सर्वेलेंस और रिकनेसेंस जो है पूरे इंडियन ओशन में पूरी तरह से लगातार बनी रहे। पिछले 10 सालों में भारत ने अपनी नेवी को मजबूती देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। एक बड़ी छलांग भारत ने आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के साथ लगाई। इंडिया मेड विमान वाहक पोत, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, वो है आईएनएस विक्रांत। 2022 में नौसेना में शामिल किया गया। 17 सालों की मेहनत के बाद ये मुमकिन हो पाया कि आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में बना अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, जो मॉडर्न ऑटोमेशन सुविधाओं से लैस है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। आईएनएस विक्रांत को बनाने के साथ ही भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, उन 5 देशों की जमात में शामिल हो गया। स्पेशल ग्रुप कहिए आप, जो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले देश हैं। इतना भारी भरकम वॉरशिप बनाने की क्षमता रखते हैं। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के साथ ही भारत समुद्री सुरक्षा के लिहाज से काफी मजबूत या पावरफुल बन गया। पूर्व और पश्चिम समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के पास 2 वॉरशिप हो गए। पहले से आईएनएस विक्रमादित्य था, इसके साथ ही आईएनएस विक्रांत जुड़ गया। भारत की गिनती दुनिया की ताकतवर नौसेनाओं में होने लगी है। दुनिया की 10 सबसे ताकतवर नौसेनाओं में इंडियन नेवी का नंबर 7वां है। भारतीय नौसेना का दायरा पहले काफी सीमित हुआ करता था, अब ये बढ़ गया है। समुद्र में हमारी नौसेना काफी दूर तक जाकर दुश्मनों से मोर्चा ले सकती है। अब हमारी नौसेना की सैन्य क्षमता काफी बढ़ चुकी है। परमाणु युद्ध से निपटने की क्षमता भी नेवी रखती है। भारतीय नौसेना के 11 से ज्यादा बेस हैं, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात में भी मौजूद है। भारतीय नौसेना के सबसे जरूरी काम है एम्युनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर बेस स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट बेस, जिसमें नेवी पूरी तरीके से सक्षम है।
इंडियन नेवी के बेड़े में आज की तारीख में 8 टैंक लैंडिंग जहाज, 12 विध्वंसक, 12 फ्रिगेट, 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 16 हमला सबमरीन, 22 कार्बेट, 8 लैंडिंग क्राफ्ट उपयोगिताएं, 10 बड़े ऑफशोर पेट्रोलिंग शिप, 5 फ्लीट टैंकर, इसके साथ ही कई सारे छोटे जहाज और छोटी पेट्रोलिंग बोट्स मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए, चाहे वो अलग अलग टाइप के शिप्स हों जो इंडक्ट किए गए हैं, इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट किया गया है। अब हमारे पास वापस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, एक वेस्टर्न सीबोर्ड के लिए और एक ईस्टर्न सीबोर्ड के लिए। तो आपकी जो नेवी है इसके अंदर बहुत ताकत आ गई है। आपने नए एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर रहे हैं जो कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं। आप सबमरीन्स इंडक्ट की हैं आपने। तो इंडियन नेवी को एक बहुत इंपॉर्टेंट ताकत यानी दांत मिल गए हैं आपको अपने टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी जो शिपिंग लाइंस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। भारत लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में लगा है। बहुत जल्द भारतीय नौसेना समंदर के अंदर ही पनडुब्बियों को खोजकर मार गिराने में सक्षम हो जाएगी। 6 मार्च को ही MH-60R हेलीकॉप्टर भी नेवी के बेड़े में शामिल होने वाला है। इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। इस हेलीकॉप्टर के आने से समुद्र तट पर भारत की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। इनका उपयोग विजिलेंस, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन को ढूंढने, ऐसे ज़रूरी कामों में होगा और उसे बर्बाद करने में किया जा सकता है कि टारगेट अगर है तो उसको डिस्ट्रॉय करो। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों सेंसर्स और रडार लगे होते हैं जो दुश्मन की हर गतिविधि पर सटीक नज़र रखते हैं और बारीक जानकारी देते हैं। किसी भी देश की नौसेना की मजबूती काफ़ी मायने रखती है। नौसेना की ताकत ही किसी देश को सुपर पावर बनाती है, ये आज की बात नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक ताकतवर नौसेना के दम पर ही सुपर पावर देशों ने डोमिनेट किया। पहले ब्रिटेन के पास सबसे मजबूत नौसेना हुआ करती थी, जिसके दम पर ब्रिटेन ने दुनिया भर में राज किया, अपना कारोबार पूरी दुनिया में फैलाया, मिलिट्री पावर के दम पर इकोनॉमिक पावर बना दिया। इस वक्त अमेरिका लीड कर रहा है और हिंदुस्तान को दुनिया की सुपर पावर्स में अपने आप को लाना है तो नेवी को पावरफुल करते जाना होगा और नरेंद्र मोदी की सरकार उसी रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए अपने राजनीतिक विरोधियों को परिवार के मामले पर जवाब देना हो या देश के दुश्मनों को नेवी और आर्म फोर्सेस के मोर्चे पर, मोदी हर जगह आपको मुस्तैद और सक्रिय दिखते हैं। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।